हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 87। एक अय्याज सीओ ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। उसने जो अय्यासी में जिन लड़कियों को बर्बाद किया उसमें से संगीता और उसकी जैसी कुछ लड़कियां चुप हो गई और गुमनामी में खो गई। किसी भी इंसान की बर्बादी के लिए सभी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक की काफ़ी होती है। वह चित्रा के रूप में सामने आ गई। चित्रा ने जैसा सोचा था कि आर्थिक रूप से रंजीत को बर्बाद करके आसमान में उड़ने वाले को जमीन पर लाने का सोची थी, वैसे तो नहीं हो पाया, लेकिन परिस्थितियों ने उसके पर ऐसे कतरे कि मानसिक रूप से दिवालिया हो गया और वह जमीन पर आ गया। दो बार मरते मरते भी बचा था। आज वह अपने किए पर पश्चाताप कर रहा है। वह अपने मन में सोचता है कि उसने अय्यासी के चक्कर में रात की चकाचौंध में दारू और लड़कियों के पीछे कंपनी का जो लाखों रुपये बर्बाद किया, अगर उन पैसों से जरूरतमंद लोगों की हेल्प किया होता तो उनका प्यार और आशीर्वाद उसे मिलता। अब रंजीत बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रहा है। रंजीत अब एक अच्छे इंसान बनने की राह पर चलने का प्रयास कर रहा है। दूसरे दिन सुबह 8 बजे रंजीत को लेकर एम्बुलेंस एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। साथ में अजीत भी जाता है। बाकी लोग ग्रुप में कैब बुक करके एयरपोर्ट आ जाते हैं। 3 घंटे बाद सभी मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई पहुंचने के पहले संध्या विनायका हॉस्पिटल फोन करके लाइन अप कर देती है। हॉस्पिटल प्रबंधन एयरपोर्ट में अपनी एम्बुलेंस भिजवा देती है। रंजीत के साथ अजीत एम्बुलेंस में बैठ जाता है। रंजीत वनिता और यामिनी को जमुना बहन, चित्रा और बच्चे के साथ सीधे अपने घर चले जाने के लिए कहता है। वो एक कैब बुक करके एयरपोर्ट से सीधे घर निकल जाते हैं। संध्या, विनय, अभय और आलोक एक कैब बुक करके एम्बुलेंस के पीछे पीछे हॉस्पिटल आ जाते हैं। संध्या रजिस्ट्रेशन में जाकर रंजीत का केस फाइल दे देती है। रंजीत को एम्बुलेंस में उतार कर वार्ड 2 के बेड नंबर 6 पे एडमिट कर देते हैं। डॉक्टर्स 2 दिन बाद पैर में पक्का प्लास्टर करने वाले हैं। रंजीत एडमिट हो जाने के बाद आलोक, संध्या और विनय अपने घर चले जाते हैं। अभय अजीत को बताकर घर में मां से मिलने चला जाता है। रंजीत के पास हॉस्पिटल रहने की ड्यूटी अजीत और अभय की जिम्मेदारी थी। दोनों आपस में बात कर चुके थे। इधर चित्रा अपने बच्चे के साथ पहली बार रंजीत के घर में कदम रख रही थी। अब यह घर उसका था, उस घर की मालिकन थी। आखिर चित्रा की तपस्या रंग लाई और वह लोखंडे परिवार की बहू बन गई। घर में दादी और कुछ रिश्तेदार रहते हैं जो 13वीं तक यहीं रहेंगे। वे चित्रा और बच्चे की नज़र उतारकर घर में सामान्य तरीके से प्रवेश करा देते हैं। चित्रा अपने बच्चे को जमुना को देखकर दुखी मन से रंजीत के पिता की फोटो के पास जाती है, जिसे फर्श पर नीचे रखे हुए थे। उसके फोटो पर फूल की मालाएं चढ़ी हुई थी। उसके सामने दिया और अगरबत्ती जलाकर रखे हुए थे। चित्रा रोते हुए उन पर फूल अर्पित करती है और हाथ जोड़कर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। जीवित रहते समय उन्होंने जो यामिनी के सामने चित्रा को न्याय दिलाने की बात की थी, इसकी रिकॉर्डिंग आज भी उसके व्हाट्सएप में सुरक्षित थी। दादी बेचारी एक बदनसीब माँ, जिसके हाथों से मुखानी लेनी थी, वह पहले ही इसे छोड़कर चला गया। उसे इसका गम था। दादी को न चित्रा की कहानी मालूम थी न रंजीत की। उसे कुछ भी नहीं पता था। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि रंजीत अपने पिता की अस्थि का विसर्जन करने गया हुआ है। थोड़ी देर बाद वनिता सारी कहानी दादी को बताती है। चित्रा उसके बच्चे के बारे में, रंजीत के दुर्घटना के बारे में और हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात सभी विस्तार से बता देती है। दादी चित्रा के बच्चे को प्यार करके गोदी में उठा लेती है। वनिता चित्रा उसके बच्चे को रंजीत के कमरे में ले जाकर बच्चे के सोने की व्यवस्था कर देती है। फिलहाल स्वाति को चित्रा अपने कमरे में रहने को कह देती है। वह अपना बैग लेकर कमरे में आ जाती है। जैसे रोजी ने रंजीत से बात की थी, उनकी ट्रेन शाम को 5 बजे छत्रपति टर्मिनल स्टेशन पर पहुँच जाती है। रोजी अपने पति और बच्चों के साथ स्टेशन पर उतर जाती है। रोजी रंजीत के कांटेक्ट में थी। रंजीत अपने कंपनी के ड्राइवर को रोजी का नंबर देकर उन्हें लेने स्टेशन भेज दिया था। रोजी के आने के बाद रंजीत के साथ हुए हादसे के बारे में मालूम चलता है। रोजी सुनकर रो पड़ती है और अभय के साथ रोजी और उसका पति रंजीत से मिलने हॉस्पिटल आ जाते हैं। रंजीत की हालत देखकर रोजी को मिशनरी हॉस्पिटल याद आ जाता है। उस हॉस्पिटल में जो हाल हुआ वही हाल अभी भी रंजीत की दिखाई दे रही थी। रंजीत उसे देखकर खूब रोता है। कुछ देर बाद रोजी भरूच की धार्मिक हिंसा के बारे में रंजीत को बता देती है और कहते हैं कि वे लोग हमेशा के लिए मुंबई में शिफ्ट होने आ गए हैं। अब वो वापस भरूच नहीं जाएंगे। रोजी कहती है, रंजीत, तो मुंबई में हमारे लिए 2 काम करना होगा। एक तो तेरे जीजा के लिए एक अच्छी जॉब और हमारे लिए किराए का एक अच्छा मकान। बाकी मैं बच्चों का एडमिशन किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा लूँगी। घर के सामान लेने जब हम जाएंगे तो बच्चों के स्कूल से टीसी लेकर आ जाएंगे। रंजीत कहता है, दीदी, तुम मुझे अपने भाई क्लर्क समझती हो या पापा के गुजर जाने के बाद मुझे पराया समझने लगी हो? रोजी भावुक होकर कहती है, नहीं रंजीत, आज मैं तुम्हें अपना सगा भाई ही समझती हूँ। इसी हक से मैं यहाँ मुंबई में हमेशा के लिए आ गई हूँ, सिर्फ तुम्हारे भरोसे। रंजीत कहता है, पिता के गुजर जाने के बाद मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। कुछ महीने बाद वनिता की शादी हो जाएगी और वो अपनी ससुराल चली जाएगी। अब घर बहुत बड़ा है। उस घर में अजीत, चित्रा, मेरा बेटा, दादी और तुम्हारा परिवार रहेगा।
तो घर हमेशा भरा भरा रहेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सब मिलकर रहेंगे। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था इजाज़ जिस्म का भाग 87। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।